जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखेंगे, गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे और आगे अन्य टॉपिक को देखेंगे। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रत्येक दिन क्यूज होता है, क्यूज से जुड़िए, अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। अगर यदि आपको कुछ मतलब अच्छा पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने खुद की सुरक्षा के लिए किया था, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। ठीक है, बताइएगा कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एयो ह्यूम ने, यानी स्कॉटलैंड के एक असैन्य अधिकारी था जो कि एयो ह्यूम था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? एयो ह्यूम को। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के वार्षिक बैठक को किस नाम से जाना जाता है? अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन किस महीने में पहले होता था? दिसंबर में। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1930 के बाद यह प्रत्येक महीने यानी प्रत्येक वर्ष के किस महीने में प्रारंभ हो गया? जनवरी से। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। किसका? कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन का। उसके बाद पूछा जाएगा कि पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पे प्रस्तावित किया गया था कि कहां होगा? पुणे में। ठीक है, किंतु प्लेग जब फैल गया तो इसको मतलब शिफ्ट करके कहां दे गया? बम्बई में। बम्बई के किस यानी कि संस्था में दिया गया, यानी किस महल में? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय यानी विद्यालय था, वहां आयोजित किया गया। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय यहाँ भारत में कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि कांग्रेस के पहले 20 साल के काल को किस नाम से जाना जाता है? उदारवादी का काल, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी। उदारवादी का काल जिसे यानी राजनीतिक शिक्षा काल किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, उसके बाद उदारवादी के काल प्रमुख नेता यानी उदारवादी के काल में कुछ प्रमुख नेता हुए थे, जिसमें कौन कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, और उसके बाद दादा भाई नौरोजी और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया तो कांग्रेस के अंदर भी बगावत प्रारंभ हो गई, जिसके कारण 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल में बट गया, जिसे किस नाम से जाना, कौन सी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है? सूरत अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रमुख बयान, जैसे कि किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? यह किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, उसके बाद किसने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों की संस्था है? यह किसने कहा था? डफरिन ने। और किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? यह किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। ठीक है, उसके बाद यह बात किसने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए? यह किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल में राष्ट्रवादी चरम सीमा पर पहुंच गया था, अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन का कारण क्या बताया था कि किस कारण से हम इसे विभाजित कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम प्रशासनिक सुधार के लिए बंगाल को विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, यानी कि यह घोषणा किस तारीख को किया था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। किंतु यह विभाजन पूर्णतः कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की अधिक संख्या को रखा गया और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की अधिक संख्या थी। ठीक है, उसके बाद यानी कि अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो नीति कब प्रारंभ की गई थी? यही बंगाल विभाजन में, यानी 1905 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि 1905 में बंगाल के किस स्थान पर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था?
टाउन हाउस में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि स्वदेशी वस्तु को इसमें अपनाया गया और विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया गया, जिसके कारण जमशेदजी टाटा ने यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि टिस्को के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद किनके द्वारा यह कहा गया था कि स्वदेश यानी कि वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध माना गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? बंग भंग आंदोलन चलाया था। ठीक है, उसके बाद फिर 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में ब्रिटेन के राजा कौन थे जो भारत आए थे? जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी दौरान 1911 ईस्वी में कितने घोषणाएं हुए? 3 घोषणाएं हुए, जिसमें से पहला था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, और उसके बाद बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, और तीसरा था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से अब कहाँ चली जाएगी? दिल्ली चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा गया, यानी कि पूछा जाए कि तीनों घोषणाओं को यानी कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2012 से लागू किया गया। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा कि बंगाल से जो बिहार अलग हुआ था यह कब हुआ था? 1912 में। और उसके बाद फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में। और उसके बाद बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो किसने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन 2 क्षेत्रों में हुआ था, जो कि एक हुआ भारत में और दूसरा विदेश में हुआ। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में हुआ, एक प्रथम चरण, एक दूसरा द्वितीय चरण। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण जो था, बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया, जिसमें और 1910 आते आते यह समाप्त भी हो गया था। ठीक है, गरम दल के सभी नेता किस क्षेत्र से आते थे? शहरी या ग्रामीण से? ग्रामीण क्षेत्र से आते थे। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने क्रांतिकारी युवा को एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तथा शस्त्र का परीक्षण के लिए गणपति महोत्सव कब स्टार्ट किया था? 1913 यानी 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी में। और वही शिवाजी महोत्सव पूछा जाएगा तो कब हो जाएगा? 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव। ठीक है, उसके बाद अगला था कि यह वचन किसके द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, उसके बाद अगला व्यायाम मंडल आया। व्यायाम मंडल इसमें था कि इसके व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया था? चापेकर बंधु ने किया था। इसकी स्थापना कब किया था? 1897 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने पुणे के प्लेग अधिकारी, जिसका नाम क्या था, जिसे हत्या कर दिया था चापेकर बंदियों के द्वारा, आयस्ट की हत्या कर दिया था। ठीक है, वह भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूलता था, इसीलिए उसका हत्या कर दिया गया। ठीक है, अगला आया मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला की स्थापना कब किया गया था? 1901 ईस्वी में किया गया था। यह मित्र मेला आगे जाकर अभिनव भारत बन गया। इसी अभिनव भारत का एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट, जिसका नाम क्या था, जिसकी हत्या कर दी थी? जैक्सन की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद 1907 ईस्वी में सावरकर लंदन चले गए थे। ठीक है, लंदन गए। उसके बाद फिर जहां 1857 की क्रांति की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का पूछा जाता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को किसने कहा था? तो यह कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। ठीक है, उसके बाद अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? प्रेमनाथ ढींगरा ने किया था। ठीक है, उसके बाद यह बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के सदस्य था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, जो कि मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंका था। यह
कब फेंका था? 1908 ईस्वी में, जिसमें कि यानी किंग्सफोर्ड की पत्नी की मृत्यु हो गई, क्योंकि उस गाड़ी पे किंग्सफोर्ड नहीं था। ठीक है, उसके बाद प्रफुल्ल चाकी पुलिस के डर से खुद खुशी कर लिया था, यानी आत्महत्या कर लिया, और अंग्रेज ने खुदीराम बोस को फांसी दे दिया। इसीलिए पूछा जाएगा कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? खुदीराम बोस था। ठीक है, उसके बाद बंगाल के क्रांतिकारी अरविंदो घोष को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस समझकर, ठीक है, उसे यातना देना शुरू कर दिया। अरविंद घोष सन्यासी बन गया। उसके बाद पूछा जाएगा कि अरिविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। जो कहाँ किया था? पांडिचेरी में किया था। ठीक है, इन्होंने एसेज ऑफ गीता नामक पुस्तक लिखा। किसके द्वारा लिखा गया एसेज ऑफ गीता? अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, उसके बाद युगांतर समाज आया। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र के क्रांतिकारी आंदोलन बरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्रनाथ घोष ने किया था। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका लिखा। युगांतर नामक पत्रिका किसने लिखा? बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष ने। ठीक है, उसके बाद यदि बरिंद्रनाथ घोष इन्होंने ही कहा था, इसी पत्रिका में कहा गया था, कौन सा? युगांतर पत्रिका में, कि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो कोई अंग्रेज ताकत उसे नहीं रोक सकता है। ठीक है, 1910 आते आते क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण आया। दूसरा चरण किसके समय से स्टार्ट हो गया? महात्मा गांधी के। ठीक है, यानी कि द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण हो गया था। ठीक है, उसमें सबसे पहला हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र सन्याल ने किया था, यानी सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। उसके बाद इसका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब स्टार्ट किया गया था? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। ठीक है, इसी संगठन के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया था। काकोरी षड्यंत्र यानी पहला देख लेते हैं काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 यानी 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो कि सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को किस स्थान पर रोक लिया गया था? काकोरी स्टेशन पर रोक लिया गया था। ठीक है, उसमें ब्रिटिश खजाना को लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दे दी गया। उसके बाद फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? अशफाक उल्ला खान। ठीक है, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह किसका नारा था? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, पूछा जाएगा कि यानी कि काकोरी षड्यंत्र का वर्तमान नाम में अभी जो बदल के रखा गया है उसका नाम क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गया था, जो कि इलाहाबाद के किस पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ के क्रम में उन्होंने, यानी जब उसका गोली खत्म हो गया तो लास्ट गोली अपने सिर पर मार लिया था। तो ये कौन सा पार्क था? अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, जो कि इलाहाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली खुद को मार लिया था। इस प्रकार यानी कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हो गई थी? 27 फरवरी 1931 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने ही कहा था कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, यानी कि अंग्रेज के पास ऐसा कोई गोली नहीं बना है जो कि हमें मार सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा के गठन किसने किया था? भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1928 ईस्वी में। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद इन्हीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन के सदस्यों ने लाहौर के केंद्रीय असेंबली भवन में बम फेंका था। ठीक है, जिसमें भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने के लिए यही रास्ता है। ठीक है, इस बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त यानी कि बटुकेश्वर दत्त को मुकदमा चलाया गया इन तीनों पर। उसके बाद इसे यानी कि किस दिन सजा सुनाई गई थी?
14 फरवरी 1931 को सजा सुनाई गई इन तीनों को, जो कि कल 14 फरवरी है, ठीक है, इसी दिन। और उसके बाद फिर इसे फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि भगत सिंह यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। अर्थात क्रांतिकारी जीवित रहे, इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है कि यह क्रांति जीवित रहेगी, ठीक है। उसके बाद आया यानी कि जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यह कौन था? बटुकेश्वर दत्त। जेल में मृत्यु जतीन दास की हो गई थी, जतीन दास की जेल में ही मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद चटगांव संयंत्र, चटगांव संयंत्र यानी बंगाल क्षेत्र में किसने शुरुआत किया था? चटगांव संयंत्र का सूर्यसेन ने बंगाल क्षेत्र में किया था। क्रांतिकारी आंदोलन था जो कि 1930 में बढ़ावा इसे मिला। इन्होंने अप्रैल 1930 को चटगांव, जो कि अंग्रेज का शस्त्रागार था, उसे क्या क्या लूट लिया, ठीक है। जिस कारण अंग्रेजों ने 1934 ईस्वी में इसे फांसी दे दिया। किसे 1934 में फांसी मिला? यानी सूर्यसेन को, ठीक है। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। अब विदेश में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था विदेश में, जैसे कि इंडियन हाउस यानी इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण बर्मन ने किया था। कब किया था इंडियन हाउस की स्थापना? 1905 ईस्वी में। कहाँ किया था? लंदन में किया था, ठीक है। उसके बाद अगला था स्टुअर्ट गार्ड सम्मेलन। स्टुअर्ट गार्ड सम्मेलन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था, जो कि स्टुअर्ट गार्ड कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहे जाने वाली, जिसका नाम क्या था? मैडम भिखाजी कामा, इन्होंने तिरंगा झंडा को फहराया था। कब? 1907 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ किया गया था? यूएसओ के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, ठीक है। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1913 ईस्वी में किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला कमागा टमारू, जो कि एक जहाज था, उसे मतलब डुबा दिया, यानी कि उसे कनाडा के बंदरगाह पर नहीं रुकने दिया गया था। इसी कारण एक घटना हुआ था जिसे कमागा टमारू के नाम से जाना जाता है। यह कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, ठीक है। इस कमागा टमारू नामक जहाज को किसने भाड़े पर लिया था? गुरुदत्त सिंह ने कमागा टमारू नामक जहाज को किस देश से भाड़े पर लिया था? जापान से लिया था, यानी जापानी जहाज को भाड़े पर लिया था। कुछ भारतीयों को लेकर यह कलकत्ता से कहाँ जा रहा था? कनाडा जा रहा था, ठीक है, कनाडा जा रहा था। कनाडा सरकार अंग्रेजों के दबाव में आकर यह घोषणा कर दिया कि वैंकूवर बंदरगाह, जो कि कनाडा का स्थान है, वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रुकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके किंतु रुके हुए यहाँ आए, यानी कि डायरेक्ट जो आता, जैसे कि भारत से चलता और डायरेक्ट वहां जाके वैंकूवर बंदरगाह पर रुकता, तो उसी को रुकने दिया जाता। लेकिन भारतीय जहाज यानी कि जो ये जापानी जहाज था, गुरुदत्त सिंह ने जो भाड़े पर लिया था, ये बीच में कहाँ रुका था? वो सिंगापुर में रुका था। इसी कारण वहां इसे रुकने नहीं दिया गया। तो जिस कारण ये लोग पुनः क्या हुए? वापस लौटकर आ गए। वापस लौट के कलकत्ता के किस बंदरगाह पर यानी ये लोग आके रुके? फिर बजबज बंदरगाह पर, जो कि बजबज बंदरगाह पर रुके। तो इस कारण से आक्रोश भरा हुआ था, यानी कि नाव पे बैठे हुए आदमी से, और उसके बाद फिर अंग्रेजों और इनके बीच मुठभेड़ हो गया, गोलीबारी भी चल गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगला आया क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 ईस्वी में, मार्च 1942 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए ही यह क्रिप्स प्रस्ताव आया था। इसने भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव रखा था कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे, युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ये सभी क्रिप्स प्रस्ताव में था, जिसमें से यानी कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया, यानी कि ठुकरा दिया। तो बताइएगा किसने कहा था कि यह क्रिप्स प्रस्ताव जो है पोस्ट डेटेड चेक है? तो यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। इसी पोस्ट डेटेड चेक में कुछ शब्द जोड़ दिया, जैसे कि किसने कहा था कि यह यानी दिवालिया होने वाला बैंक, यानी यह दिवालिया होने वाला बैंक है। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। प्रस्ताव अंततः असफल रहा। अगला आया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942, यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ।
क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कर दिया। ठीक है, इसकी रूपरेखा, भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए महात्मा गांधी ने किसे दिया था? जवाहरलाल नेहरू को दिया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूं। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कहां से शुरुआत हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि मुंबई में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद परंतु इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत रातों ही रात सभी नेताओं को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अतः यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, यानी कोई नेता ही नहीं बचा, नेतृत्वहीन हो गया। यानी गुप्त रूप से पूछा जाएगा कि गुप्त रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने भारत छोड़ो आंदोलन का गुप्त रूप से नेतृत्व किया था। ठीक है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि रेडियो पर इसका प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? उषा मेहता के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को पटना के बंकीपुर जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था। वही बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में, जिसमें कि हजारीबाग के जेल को फोन कर वह भाग गया था। कौन थी? क्या नाम है इसका? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया था, जहां की महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसके अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए जुटाना सामग्री, यानी कि सामग्री जुटाना शुरू कर दिया। तभी महात्मा गांधी ने क्या किया? भूख हड़ताल तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने, यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब? यानी 1942 में कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उसके बाद 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थियों के एक समूह आगे बढ़ा, पर पटना के जिला अधिकारी, जिसका क्या नाम था, जिसने गोली चलवा दिया था? आयर्स ने गोली चलवा दिया, जिसमें कितने विद्यार्थी शहीद हुए थे? 7 विद्यार्थी शहीद हुए थे। इसी कारण इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? सचिवालय हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी आंदोलन के दौरान बलिया के चित्तू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया। नाना पाटिल ने महाराष्ट्र यानी कि सतारा में समांतर सरकार बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली। कौन सा? ये सतारा वाला समांतर सरकार। उसके बाद आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समय में वायसराय कौन था? यानी कि जब यह भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, इस समय वायसराय कौन था? लिनलिथ गो था। ठीक है, उसके बाद भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय किसने ले लिया था? लिनलिथ गो ने, यही वायसराय ने। ठीक है, उसके बाद यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। अगला आया बेबेल योजना। बेबेल योजना यानी लिनलिथ गो के बाद भारत में वायसराय बनकर कौन आया था? बेबेल आया था। ठीक है, और इन्होंने ही भारत के सभी राजनीतिक दलों को आपसी समन्वय बनाने के लिए तथा भारत की स्थिति सामान्य करने के लिए 14 जून 1945 ईस्वी में एक योजना बनाई थी, जिसे किस योजना के नाम से जाना जाता है? बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेबेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां पर सम्मेलन किया गया था? शिमला में सम्मेलन किया गया था। इसीलिए पूछा जाएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 14 जून 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला आया शिमला सम्मेलन, यानी 25 जून शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग की ओर से किसने भाग लिया था? जिन्हों ने भाग लिया था। और कांग्रेस की ओर से शिमला सम्मेलन में किसने भाग लिया था? अबुल कलाम आजाद ने भाग लिया था। इसमें बेबेल योजना के प्रस्तावों को बताया गया, जिसकी मुख्य बातें कुछ इस प्रकार थी। जैसे इसमें कहा गया, बेबेल योजना में कहा गया कि वायसराय के 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति के पद ब्रिटेन के पास रहेगा, यानी 2 पद ब्रिटेन के पास हो गया, वायसराय और सेनापति। उसके बाद जो शेष 12 पद बचा, इस पर कौन रहेंगे? भारतीय रहेंगे। ठीक है, भारतीय रहेंगे, जिसमें से 6 मुस्लिम रहेंगे और 6 हिंदू सदस्य रहेंगे। अर्थात हिंदू तथा मुस्लिम की संख्या यहाँ क्या हो गई? बराबर, यानी समान रखा गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीय खुद का संविधान बनाएंगे, इस योजना में था।
कौन सा बेबेल योजना में, ठीक है। उसके बाद फिर विवाद का कारण क्या था, यानी कि ये शिमला सम्मेलन में जो बेबेल योजना आया था ये क्यों विफल रहा, तो इसमें था कि मुस्लिम लीग का कहना था कि 6 सदस्य मुस्लिम सदस्य, यानी 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से होगा, ये यानी कि जिन्ना का कहना था, जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं हुआ, जिस कारण 14 जुलाई 1945 ईस्वी को लॉर्ड बेबेल ने यह घोषणा कर दिया गया कि शिमला सम्मेलन विफल रहा है, ठीक है। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद फिर हुआ नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह यानी कौन से नौसेना ने किया था, यानी कौन सा जहाज था, INS तबर, ठीक है। INS तबर के INS तलवार, ठीक है, INS तलवार के सैनिक था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसमें क्या था कि 19 फरवरी 1946 ईस्वी को भेदभाव के कारण इसमें विद्रोह हुआ था। अंग्रेजी नौसैनिक और भारतीय नौसैनिक इसमें दोनों में भेदभाव चलता था, ठीक है। इसी कारण 19 फरवरी 1946 ईस्वी को यह स्टार्ट हुआ था नौसेना विद्रोह। देखते देखते इसमें 5000 से अधिक नौसैनिक भाग ले लिया, जिसमें से कि आजाद हिंद फौज का बिल्ला यानी लोगो लगाया गया, आजाद हिंद फौज का झंडा लगाया गया। आजाद हिंद फौज के ही झंडे पर किसका चित्र है, दहाड़ता हुआ शेर का चित्र है, ठीक है। अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि इस पूरे जहाज को क्या किया जाए, डुबा दिया जाए, लेकिन इसकी मध्यस्थता किसने किया, यानी सुलझाया किसने, इसके बीच में कौन आया, सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने 25 फरवरी 1946 ईस्वी को विद्रोही को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। इसे ही नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 ईस्वी, यानी मार्च 1946 ईस्वी में, ठीक है। जो कि इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार चल रही थी, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया। लेबर पार्टी का सरकार था, उसका प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान को छोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसमें से कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री आए थे, 3 आए थे, जिसका नाम क्या था, काल, यानी काल ट्रिक हो गया, काल हो गया ट्रिक, यानी के से हो जाएगा क्रिप्स, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर और एल से हो जाएगा लॉरेंस हो जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता इन तीनों में से किसने किया था, लॉरेंस ने किया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के 2 प्रावधान किए गए थे। पहला प्रावधान था कि संविधान सभा, इसमें 389 सदस्य होंगे, ठीक है, संविधान सभा पहला था। दूसरा था अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसमें था अंतरिम सरकार के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर आया माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। उन्हें यह विशेष हिदायत दिया गया था कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखा जाए, यानी कि इंग्लैंड से जो माउंटबेटन को भेजा गया था वायसराय बना के, तो कहा था कि भारत को संयुक्त रखना, यानी इसमें बंटवारा नहीं करना है। लेकिन माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। पूछा जाता है कि भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा किया गया था, बाल्कन प्लान के द्वारा किया गया था, जो कि 4 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। यह भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित कब हो गया था, 18 जुलाई को। 4 जुलाई को पेश किया, 18 जुलाई को पारित हो गया। और यानी पाकिस्तान का निर्माण किस तारीख को हुआ था, 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को। और भारत को स्वतंत्रता कब मिला था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। उसी में अब हम लोग अंतरिम सरकार देख लेते हैं। जब अंतरिम सरकार था, इसका निर्माण किसने किया था, क्लीमेंट एटली ने किया था, 2 सितंबर 1946 ईस्वी में किया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड बेबेल था, ठीक है। उसके बाद अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड बेबेल थे, तथा इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था अंतरिम सरकार का, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। अंतरिम सरकार के कुछ मंत्री देख लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौन था उस समय, जवाहरलाल नेहरू। और गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन था,
सरदार पटेल, ठीक है। उसके बाद फिर कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन था? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद रक्षा मंत्री कौन था? बलदेव सिंह। और उद्योग मंत्री कौन था? जॉन मथाई। और उसके बाद वित्त मंत्री पूछा जाए तो उस समय कौन था? लियाकत अली। और उसके बाद रेल मंत्री कौन था? अरुणा आसफ अली, ठीक है। ऊर्जा मंत्री कौन था? होमी जहांगीर भाभा। और कानून मंत्री कौन था? योगेंद्र नाथ। और शिक्षा मंत्री कौन था? राजगोपालाचारी। और श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम, ठीक है। इस प्रकार यानी कि 1951 से 52 के चुनाव के फलस्वरूप बनने वाली पहली सरकार में विदेश मंत्री किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। और शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला आया प्रेस अधिनियम। प्रेस अधिनियम इसमें था कि भारतीय प्रेस का इतिहास के बारे में इसमें बताया गया कि भारत में प्रेस प्रारंभ कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पिछला दिन भी हम लोग देखे थे कि प्रेस को शुरुआत किसने किया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, जो कि सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारतीय कौन से राज्य में? गोवा में, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि भारत में 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित किया था। बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? जेम्स हिक्की ने किया था, ठीक है। उसके बाद फिर से पूछा जाएगा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि 1878 ईस्वी में कौन था गवर्नर उस समय जिसने भारतीय प्रेस का गला घोटने के लिए अधिनियम वर्नाकुलर एक्ट को लाया था? कौन था गवर्नर उस समय? वर्नाकुलर एक्ट को जिसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था, ठीक है। उसके बाद फिर यह भारतीय भाषाओं में छापे जाने वाले अखबारों पर लागू होता था। जो कि भारतीय भाषा में छपता था उस पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया जाता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का तहत क्या था कि अगर यदि भारतीय भाषा में कोई भी अखबार छपता है तो उसको मतलब पहले अंग्रेजों से दिखाना होगा, ठीक, उसके बाद ही वह छपेगा। उसमें अंग्रेज अगर यदि कुछ संशोधन करना चाहता था कर सकता था, लेकिन छूट दिया गया था कौन से अखबार पे? इंग्लिश अखबार पे, यानी कि अंग्रेजी अखबार पे छूट था। अगर यदि आप अंग्रेजी में अखबार छापते हैं तो आप उसे छाप सकते हैं। तो उसी कारण एक अखबार था जो कि था वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन कर रहा था। वह कौन सा अखबार था? पायनियर अखबार था, ठीक है। पायनियर अखबार क्योंकि वह इंग्लिश भाषा में छपता था, ठीक है। उसी में से एक सोम प्रकाश को प्रतिबंधित, सोम प्रकाश नामक यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था, इसने यानी कि सोम प्रकाश नामक यानी समाचार पत्र प्रकाशित करता था, जिसे बंद कर दिया गया किसके तहत? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद इससे बचने के लिए शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अपनी अमृत बाजार पत्रिका को बंगाली से रातों रात किस भाषा में ट्रांसफर कर दिया था? इंग्लिश भाषा में। यानी कि कौन सा अमृत बाजार पत्रिका ये पुनः अगला दिन छप के आ गया, क्योंकि यह इसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसफर कर चुका था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत में बने कारखाना अधिनियम। अंग्रेजों ने कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के काम करने की अवधि, उनकी सुविधा इत्यादि को निर्धारित किया था, जिसमें से प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 ईस्वी में। यह किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था, ठीक है। इसके द्वारा कार्य करने की अवधि कितना घंटा निर्धारित किया गया था? 9 घंटा किया गया था, ठीक है। जिसमें छुट्टी कितना दिन कर सकता था? एक महीना में 4 दिन की छुट्टी की व्यवस्था था प्रथम कारखाना अधिनियम में। द्वितीय कारखाना अधिनियम कब आया था? 1891 ईस्वी में, ठीक है। यह किसके समय में आया था? लैंसडाउन के समय में आया था, ठीक है। इसमें अधिकतम अवधि कितना घंटा काम करने को रखा गया था? 11 घंटा निर्धारित किया गया था। रात के समय महिलाओं के कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था द्वितीय कारखाना अधिनियम में। अब अगला तृतीय कारखाना अधिनियम। तृतीय कारखाना अधिनियम कब आया था? 1911 ईस्वी में। यह किसके समय में आया था? हार्डिंग द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। हार्डिंग द्वितीय के समय में आया था। इसमें अवधि कितना घंटा रखा गया था कार्य करने का? 12 घंटा निर्धारित किया गया था। और चौथा कारखाना अधिनियम कब आया था? 1922 ईस्वी में आया था। किसके समय में आया था? लॉर्ड रीडिंग के समय में आया था। और पांचवा कारखाना अधिनियम कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था। इस समय वायसराय कौन था? वेलिंगटन था। और उसके बाद छठा कारखाना अधिनियम कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल था, ठीक है। उसके बाद फिर
यानी कि यह भारत का अंतिम कारखाना अधिनियम था। कौन सा? छठा कारखाना अधिनियम, जो कि लॉर्ड बेवेल के द्वारा लाया गया था। तो इस प्रकार आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद प्रत्येक दिन क्यूज होता है, क्यूज से जुड़िए। धन्यवाद।